नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो व्याख्यान है इसका नाम है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आदाब प्रदा विश्लेषण। आदाब प्रदा विश्लेषण तो अपने को समझना है, इसके ये चैप्टर आपके लिए क्यों दिया गया है। लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस अपन समझ लें। इनपुट एक तरह से हम कह सकते हैं, एक सीधे सीधे अर्थ में अगर देखा जाए तो किसी भी चीज के बनाने के अंदर जो चीजों की जरूरत होती है वो तो उसके इनपुट्स होते हैं, और उसके बाद में जो फिनिश्ड चीज तैयार होती है उसको हम आउटपुट कहते हैं, जिसको अपने उस एक परिवर्तित रूप में जिसका हम यूज कर सकते हैं वो आउटपुट होता है। अब एक सीधे सीधे रूप में अपन यूं देखें, जैसे मान लीजिए सरसों का उत्पादन हुआ खेत में, तो एक्चुअल में वो आउटपुट भी है, लेकिन एक तेल उद्योग के लिए वो एक इनपुट का काम करता है। तो सरसों इनपुट हुआ, तेल आउटपुट हुआ। ये तो एक रॉ मटेरियल के रूप में अपन ने देखा। किसी भी चीज के आउटपुट के लिए इनपुट क्या होता है? कच्चा माल होता है, श्रम भी हो सकता है, या अन्य कुछ आवश्यक चीजें भी हो सकती हैं जो उस आउटपुट में उनका यूज होता है। उन सभी को हम इनपुट्स का नाम देते हैं। यहां पर जो आदाब प्रदा विश्लेषण अपन जिसका मकसद अपन देख रहे हैं वो हम आमतौर से देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य रूप से तीन मुख्य ब्रांचेस होते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अब एक सेक्टर जो होता है उसके जो इनपुट्स होते हैं वो दूसरे सेक्टर में काम आते हैं, दूसरे सेक्टर के उत्पादन के लिए उनका यूज होता है। एक सेक्टर के आउटपुट्स दूसरे सेक्टर के लिए इनपुट्स भी होते हैं, दूसरे सेक्टर के लिए इनपुट्स भी होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक शाखा दूसरे शाखा के लिए इनपुट्स का काम करती है। एक शाखा का आउटपुट दूसरी शाखा के लिए इनपुट हो सकता है, एक शाखा का इनपुट दूसरी शाखा के लिए से आउटपुट तैयार करता है। तो ये इन विभिन्न शाखाओं की जो अंतर निर्भरता होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है, ये अंतर निर्भरता होने के कारण से हम एक शाखा के बारे में, विभिन्न शाखाओं के बारे में ही हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कुल कितनी प्रदा आवश्यक होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि यदि कृषि का उत्पादन का मतलब आउटपुट यानी प्रदा, उद्योग के लिए आदा यानी इनपुट है। कृषि में कोई चीज उत्पादन हुई वो उद्योग के लिए इनपुट है, किंतु उद्योग की जो आउटपुट है वो कृषि के लिए इनपुट है। जैसा अभी अपने उदाहरण देखा कि सरसों का उत्पादन जब हुआ वो तेल उद्योग के लिए इनपुट है, लेकिन इसी तरीके से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का उत्पादन कृषि के लिए इनपुट है, क्योंकि कृषि में खाद का यूज होता है। तो ये अर्थव्यवस्था की एक इंटरडिपेंडेंसी जो होती है उसके लिए अपन यहां पर देखिए, सामने अपने एक छोटा सा एग्जांपल है। ये आदाब प्रदा तालिका आपको दी गई है। इस तालिका को आप इस सेंस में समझें कि जैसे कृषि में उत्पादन करना है, मान लीजिए 450 रुपए का कृषि का उत्पादन 450 रुपए का हुआ। यह उत्पादन करने के लिए कृषि के कितने कितने इनपुट्स लगे, कृषि में कितने कितने इनपुट्स लगे, यानी कृषि के कुल प्रोडक्शन के लिए कृषि में कितने इनपुट्स लगे। तो कृषि का 450 रुपए का उत्पादन करने के लिए स्वयं कृषि से 75 रुपए का इनपुट आया, यानी सामान लगा। कृषि का कृषि में भी यूज होता है, जैसे बीज है, कृषि के उत्पादन के लिए कृषि में पैदा हुआ बीज काम आया।
तो 450 रुपए का कृषि का उत्पादन करने के लिए स्वयं कृषि से 75, उद्योग से 125 रुपए और घरेलू से 75। इस तरीके से 270 की आधा यूज हुई। कृषि का कुल 450 का उत्पादन करने के लिए स्वयं कृषि, उद्योग और इनसे अलग अलग इन आदाओं की आवश्यकता है। इसी तरीके से उद्योग का 600 रुपए का उत्पादन करने के लिए स्वयं कृषि से 225, उद्योग से 300 और घरेलू यानी सर्विसेज के रूप में, श्रम के रूप में 150 यानी 675 का जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, यानी इनपुट्स सही इनपुट्स लगे। तो इस तरीके से हम इसका जो है वो निर्वचन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र के आउटपुट के लिए विभिन्न क्षेत्रों के इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन यहां पर एक तकनीकी गुणांकों का यूज करते हैं जिसको हम टेक्निकल कोएफिशिएंट्स कहते हैं या इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये वास्तव में ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, किसी भी पूरी अर्थव्यवस्था के एक ढांचे को प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी का उपयोग आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए किया जाता है। इन गुणांकों की जो रचना है वो ये जानना आसान हो जाता है इस रचना से कि किसी अमुक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने कितने साधन आवश्यक होंगे। इन गुणांकों की रचना करने का फॉर्मूला होता है आधा अपॉन प्रदा। यानी जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र के गुणांक ज्ञात करने हैं, इनपुट्स कोएफिशिएंट ज्ञात करने हैं, तो कृषि क्षेत्र के अंदर जाने वाली सभी आदाएं ऊपर लिख दी जाती हैं और कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन नीचे लिख दिया जाता है। जैसे उपरोक्त एग्जाम्पल के अंतर्गत अगर अपन देखें तो कृषि की जो आदाएं हैं वो वर्टिकल फॉर्म में कृषि के नीचे दी गई हैं, स्वयं कृषि, स्वयं और उद्योग और श्रम के रूप में। तो जैसे 75 अपॉन 450 हो जाएगा, 125 अपॉन 450 हो जाएगा, 75 अपॉन 450 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 450 रुपए का उत्पादन करने के लिए स्वयं 75 कृषि से, 125 उद्योग से और बाकी श्रम के रूप में, तो 0.167 ये 0.267 ये आ गए। ये कृषि के आधा गुणांक है। ऐसे उद्योग के आधा गुणांक करेंगे तो उद्योग का आउटपुट का भाग दे देंगे और उद्योग में होने वाले सभी इनपुट्स को ऊपर लिख देंगे, तो ये उद्योग के गुणांक निकल आएंगे। इस प्रकार तकनीकी गुणांक क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए कितनी कितनी कृषि, उद्योग और श्रम की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से उद्योग में 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए कितना कितना कृषि, उद्योग और श्रम की आवश्यकता होगी। तो ये जो है वो कोएफिशिएंट जो है वो इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। अब आती है इन कोएफिशिएंट्स का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है। इनकी बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। जब किसी इकोनॉमी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो अपने देखते हैं कि बड़े बड़े बजट बनते हैं। उन बजट में जैसे इंडस्ट्री के बारे में, कृषि के बारे में जब बजट बनते हैं और जब प्लानिंग की जाती है, जब नियोजन किया जाता है, तो ये जो स्थिरांक जिनको अपन कहते हैं, ये कोएफिशिएंट, इन टेक्निकल कोएफिशिएंट्स के आधार पर ही भविष्य के बारे में एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। तो भविष्य की प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है। तो ये कोएफिशिएंट्स काम की, ये कोएफिशिएंट्स काफ़ी अनुभव, एक्सपीरियंस, कैलकुलेशन, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये कोएफिशिएंट्स तैयार किए जाते हैं और इन्हीं को बेस बनाते हुए भविष्य के बारे में प्लानिंग की जाती है। तो ये तो हम एक विस्तृत क्षेत्र की बात हुई, एक विस्तृत क्षेत्र की बात हुई जिसके अंदर प्लानिंग करते हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था की बात हुई। दूसरी ये कोएफिशिएंट किसी औद्योगिक इकाई के लिए भी इनका इंपॉर्टेंस हो सकता है कि उस औद्योगिक इकाई के अंतर्गत एक निश्चित आउटपुट या एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने इनपुट्स की आवश्यकता होगी, ये किसी एक व्यावसायिक क्षेत्र के लिए भी हो सकता है। और इसकी इनपुट आउटपुट के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी हो सकती है।
किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत जैसे रोजगार संबंधी कुछ चीजें हों या उनका अध्ययन करना हो या विशिष्ट क्षेत्र के आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने कितने इनपुट्स की आवश्यकता होगी, ये नियोजन, ये प्लानिंग करने के लिए भी इनका बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इनकी इंपॉर्टेंस हम केवल ये नहीं कह सकते कि बड़े किसी इकोनॉमिक प्लानिंग या देश की अर्थव्यवस्था के लिए हो, इनकी किसी व्यावसायिक जगत में या क्षेत्र विशेष के लिए भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अब इनकी कुछ प्रमुख लाभ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत शाखाएं जैसे होती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, श्रम, इनके लिए उत्पादन और आगतों के स्तरों का आकलन किया जा सकता है, या कि बल्कि कितने कृषि का उत्पादन करने के लिए कितने कितनी आगतें चाहिएंगी, ये अर्थव्यवस्था की बात हो गई। दूसरी, इनके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में वांछित उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों का आकलन भी किया जा सकता है कि किसी भी जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में कितना उत्पादन करना है तो उसके लिए कितने संसाधन की जरूरत पड़ेगी, ये इसमें पता लगा सकते हैं। और इसके द्वारा जो दक्ष श्रमिकों की जरूरत का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब एफिशिएंट श्रमिक होंगे तो वो उत्पादन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी अपने एक बात इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे जो आदान प्रदान मॉडल होते हैं, वो इनपुट आउटपुट मॉडल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए होते हैं, और उससे आयातित वस्तुओं को जो है वो और घरेलू वस्तुओं की जो है यानी उस मॉडल से घरेलू और आयातित क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग आदि में प्रयोग और आयात आवश्यकताओं के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटरनेशनल जो मॉडल बनते हैं वो वास्तव में जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसको दृष्टिकोण से उनकी आवश्यकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं, तो उससे हमें पता लग सकता है कि कितने प्रोडक्शन के लिए कितनी आयात की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ें जो है इससे पता लग सकते हैं। इसके अलावा पूंजी, श्रम, आयात की प्रत्यक्ष आवश्यकता के अतिरिक्त जो है वो अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं का भी इसके अंदर इनडायरेक्ट कितनी ज़रूरतें होंगी उनका भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो मॉडल्स बनते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल्स, इनको अलग अलग क्षेत्र की आवश्यकता के हिसाब से इनका यूज किया जा सकता है। क्षेत्रीय आदान प्रदान मॉडल का भी एक विकास इसके अंतर्गत किया जा सकता है और उससे भी विकास कार्यों को गति दी जा सकती है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यद्यपि आदान प्रदान विश्लेषण व्यावसायिक पूर्वानुमान और अर्थव्यवस्था में नियोजन में सहायक हैं, ये बिजनेस फोरकास्टिंग करने के लिए और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन फिर भी चूंकि आदान प्रदान गुणांक स्थिर होते हैं, ये इनका नाम ही स्थिरांक होता है, ये एक फिक्स कर दिए तो बस वो ही कैलकुलेशन उसी के आधार पर अपन बेसिस हो गए, किसी भी परिवर्तन या लचीलापन इनमें नहीं होता है। इसलिए एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए ये है वो सही साबित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रगतिशील इकोनॉमी के अंतर्गत क्या होगा, जब किसी नई टेक्नोलॉजियों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो नए चेंज आएंगे, कुछ जब विकास गति पकड़ेगा तो फिर ये स्थिरांक उसके अंतर्गत अप्रासंगिक सिद्ध हो जाते हैं। जिन स्थिरांकों से हम फोरकास्टिंग करेंगे वो स्थिरांक ही गलत साबित हो जाते हैं, वो भ्रामक हो सकते हैं। तो यानी ये स्थिर गुणांक है वो प्रतिस्थापन संभावनाओं को की उपेक्षा कर देते हैं। संक्षेप में इनकी सीमाएं इस प्रकार हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में जहां तकनीकी परिवर्तन अधिक होते हैं, आधा गुणांक भी बदलते रहते हैं और वहां इन स्थिर गुणांकों का प्रयोग अव्यवहारिक हो जाता है। इसी प्रकार से आदान प्रदान मॉडल केवल उत्पादन पक्ष पर ही इशारा बल देते हैं। आदान प्रदान मॉडल जो होते हैं वो केवल प्रोडक्शन या आउटपुट को दृष्टिकोण को देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर वो प्रकाश नहीं डालते हैं। बहुत अधिक और बड़ी मैट्रिक्स सारणी का प्रयोग हल संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। कई बार बड़े मैथमेटिकली मॉडल तैयार किए जाते हैं और उनके कारण से वो जो बड़ी बड़ी मैट्रिक्स होती हैं तो उनके अंदर जो हल है वो उसमें हल संबंधी समस्याएं यानी कुछ जटिलताएं उसके अंतर्गत पैदा हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में जब इन्वॉल्व करते हैं तो वो टेबल बड़ी बड़ी बन जाती हैं। चाहते ये है ना कि सभी प्रकार के फैक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो इसके कारण से वो मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो जाती हैं और उससे उसकी जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और इसमें फाइनल डिमांड का पता नहीं लग सकता कि अंतिम मांग किसी प्रोडक्ट की कितनी रहेगी, इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। ये किसी उत्पादन के तो विश्लेषण तक तो सीमित होता है, लेकिन ये कभी भी इक्विलिब्रियम को कभी भी कंसीडर नहीं करता, यानी साम्यता को कंसीडर नहीं करता कि कहाँ डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पैदा होगा
उस पर विचार नहीं करता। ये तो केवल एक तरफा उत्पादन के विश्लेषण को तक ही सीमित हो जाता है। तो वो जो एक डिमांड एंड सप्लाई का या जो कि विभिन्न फर्मों के इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है उसको ये स्पष्ट नहीं कर पाता। प्राइस संबंधी समायोजन के विश्लेषण को स्थान नहीं होता। तो ये तो प्राइस को तो करता ही नहीं ना, ये तो जैसे एक फिक्स कर दिया इतना इनपुट और इतना, अब उनकी कीमतें बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, तो उनको ऊपर ये कंसिडर नहीं करता, वो तो एक फिक्स स्थिति के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके समायोजन पर ये बल नहीं देता कि प्राइस अगर कमोडिटीज की चेंज हो गई तो इनपुट्स की कीमतें बदल जाएंगी तो आउटपुट का भी बदल जाएगा। तो ये चीज़ें इन पर गौर नहीं करता है। ये मान्यता अव्यावहारिक होती है कि विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे को एक निश्चित अनुपात में ही माल की खरीद बेच करेंगे। तो इसमें तो अनुपात फिक्स कर दिए, वही अनुपात रहते हैं कि ये इतने आउटपुट के लिए इतने इनपुट चाहिए, आउटपुट तय कर दिए। तो यानी ये कह दिया कि इतना ही, कि बिजनेस जैसे ये कह दिया कि कृषि के उत्पादन के लिए बिजनेस की जो इंडस्ट्री की इतनी इनपुट के यूज लगेंगे, तो वो अनुपात फिक्स कर दिया कि इतना कृषि से, इतना उत्पादन से इंडस्ट्री से और इतना श्रम से। तो ये अनुपात फिक्स कर दिया, अभी इस अनुपात फिक्स कर दिया तो यही रहेगा, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा थोड़े होता है। ये अनुपात भी बदलते रहते हैं। पिछले साल जितनी कृषि में यूज हुआ, ये जरूरी नहीं है कि इस साल उतना ही हो सकता है उसमें सर्विस का ज़्यादा योगदान हो जाए, होता है उसमें इंडस्ट्री का ज़्यादा योगदान हो जाए। तो इसलिए वो जो अनुपात फिक्स किए हैं वो हमेशा सही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक अव्यवहारिक सी बात होती है। इसलिए ये कुछ इसकी सीमाएं जरूर हैं। फिर भी अंत में हम ये कह सकते हैं, फिर भी ये इनपुट आउटपुट्स के जो कोफिशिएंट्स या टेक्निकल कोफिशिएंट्स होते हैं और ये जो इनपुट आउटपुट के मॉडल्स होते हैं, इनका एक निश्चित एक सीमित क्षेत्र की योजनाएं बनाने के लिए, एक व्यावसायिक जगत की योजना बनाने के लिए, किसी इंडस्ट्री की योजना बनाने के लिए या देश की अर्थव्यवस्था की योजना बनाने के लिए इनका इंटरनेशनली भी इनका यूज होता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आने के बाद में बड़े से बड़े मॉडल हैं वो कंप्यूटर बना डालते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए होती है। थोड़ा उसके अंदर जितने फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए वो रिजल्ट उतने ही ज़्यादा बढ़िया साबित होते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।